नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सोनम। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिक्स श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आधारशिला है। हम शुरू करेंगे कक्षा 6 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के पहले अध्याय से, जिसमें इकाई एक है विविधता। इकाई एक का पहला चैप्टर है विविधता की समझ। दूसरा चैप्टर है विविधता का भेदभाव। इकाई दो में हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 3 में सरकार क्या है और अध्याय 4 में लोकतंत्र के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है विविधता की समझ। सोचिए, हर हर जगह, चाहे वो गांव हो, शहर हो या गली मोहल्ले, हर जगह एक जैसे लोग नहीं रहते हैं। कोई बहुत ज्ञानी होता है, या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन होता है, या फिर उनका जाति धर्म अलग अलग होता है। सभी का अलग अलग पहचान होती है, और यही अलग अलग होना विविधता है। यह न सिर्फ हमारे जीवन को रंगीन बनाती है, बल्कि हमारे समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समझते हैं विविधता क्या है। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं होता है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा नहीं बदल सकता, इसलिए उसे ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझता था। इसलिए गैर बराबरी पैदा हुई। तो अब हम समझेंगे कि विविधता क्या है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, और भारत में किस तरह की विविधताएं हैं, और इस विविधता में एकता का क्या महत्व है। तो भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो विविधता को समझने के लिए हम लद्दाख के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यह शीत मरुस्थल है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना और ऊन मिलता है, और कीम, यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुने जाते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे चीज और मक्खन खाते हैं, और हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। लद्दाख व्यापार का अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके तक पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। इसके साथ ही लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 400 साल पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी मुसलमान रहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर साग लद्दाख में काफी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं, और उस पर नाटक भी खेलते हैं। दूसरा है विविधता का परिचय है केरल। भारत के पश्चिमी कोनों पर बसा हुआ एक राज्य है। यह तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, और एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ अरबी और यहूदी केरल आए। ईसा मसीह के धर्म दूध संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इब्न बतूता ने करीब 700 साल पहले यहाँ आए अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के बारे में लिखा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना।
इन सबके ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिससे इस्लाम, हिं- ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए, यहाँ की पर मछली पकड़ने के लिए जोर जाल का इस्तेमाल करते हैं और वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, इसलिए उन्हें चीनी वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। और चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ की खेती यहाँ की मुख्य खेती चावल की खेती है। यहाँ के अधिकतर लोग मछली और चावल खाते हैं। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभव संभव बनाई। वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने उन व्यापारियों को खींचा। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उनके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। इसलिए मैंने इतिहास तो अभी नहीं शुरू किया है, लेकिन हमने 6 और 7 का ज्योग्राफी जरूर कंप्लीट करवाया, क्योंकि अगर किसी भी जगह की हमें बेहतर समझ होगी तो उसके लिए हमें इतिहास और भूगोल दोनों को जानना पड़ेगा, और इतिहास और भूगोल से मिलकर के बनता है राजनीतिक विज्ञान। और हर कदम के बाद हमारे सांस्कृतिक जीवन और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुं- पहुंचते हैं। विविध विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकतों का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेश के लोग शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की एक खोज में लिखा था कि भारत की एकता कोई बाहरी थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग-अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विविधता केवल भिन्नता नहीं, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमारे समाज को रचनात्मक और ज्ञान से भरती है, और यह हमारे संविधान की मूल भावना भी है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। विविधता और भेदभाव, यह कोई ऐसी चीज पर निर्भर करती है कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, और क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और कौन सा खेल खेलते हैं, और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। संसार में मुख्यतः 8 धर्म हैं: हिंदू, जैन, यहूदी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, सिख। भारत ने उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 16 से अधिक 1600, सॉरी कुछ टाइपिंग एरर है, भाषाएं बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषा है। 100 से अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? तो जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो पूर्वाग्रह का रूप लेता है। और पूर्वाग्रह ज्यादातर नकारात्मक विचारधारा होती है। अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी है, तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। हम उन लोगों की शायद ज्यादा इज्जत नहीं करेंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है रूढ़वादी धारणाएं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़वादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। हर हर देश धर्म में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिलते ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में
ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। प्रकार की धारणाएं हम इंसानों को एक अनोखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है, और हम देख नहीं पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग होती हैं। जब पूर्वाग्रह और रूढ़वादिता के आधार पर लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो वह भेदभाव कहलाता है। और जब भेदभाव होता है, बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े, घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तर, अस्पतालों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता है। और ऐसे दोहरे भेदभाव की भावना कई जनजातीय, धार्मिक समूह और खास खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। दलित दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जाति के लोगों की पहचान के रूप में इस्तेमाल होता है। इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है दबाया गया या कुचला गया, और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ाईगिरी बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई आदि काम को महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि सफाई करना, कपड़ा धोना, बाल काटना, कचरे उठाने जैसे काम को समाज में कम महत्व माना गया है। और जो इस तरह के काम करते हैं उन्हें गंदा या अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पहलू है, और जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक ही तरह की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है। जिन्होंने अपने आप इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्हें अपने को ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा, और जिन समूहों ने सीढ़ी की तली में रखा, उन्हें अछूत और अयोग्य कहा गया। तो इसी पर हमारा एक और केस स्टडी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के पिता और दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में। हमारे इतिहास में भी कई ऐसे लोग हैं, और उनका उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी पूरी पढ़ाई की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। दलितों से अलग अलग तरह की नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश जाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया, और अंबेडकर ने आगे चलकर अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। के लिए संघर्ष, ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उनसे समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष शामिल था। दलित, औरत, जनजाति और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने व्याप्त कई तरह की असमानताओं का विचार किया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और उसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली गई। इसके अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष रूप से जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग परे समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए कदम उठाए। हालांकि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, और भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। संविधान में कहा गया है कि कोई एक भाषा, धर्म या व्यवहार सभी के लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा चैप्टर है सरकार।
हम हर एक देश को अपने निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है और यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। लड़के और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज का दाम कैसे घटाया जाए, बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाए। साथ ही सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले। सुनामी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की सहायता करना, कहीं कोई विवाद होता है या अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं और न्यायालय भी सरकार का अंग है। सरकार के स्तर, सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार तीन तीन स्तर पे काम करती है। स्थानीय स्तर पर शहर या गांव, शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर, राज्य का मतलब पूरे राज्य का ध्यान, जैसे हरियाणा या असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों का वह कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। नेक्स्ट है सरकार के प्रकार। लोकतंत्र, लो, लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं और लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना है और सफाई भी देनी होती है। वहीं दूसरा है राजतंत्र। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहा गया है, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार बताने नहीं पड़ते और ना ही किसी निर्णय पे सफाई देनी पड़ती है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। लोकतंत्र की मुख्य बात तो यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोग का ही शासन होते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन और लोगों के पास अपने नेताओं की चुनने की शक्ति भी होती है। लोकतंत्र में मूल विचार किया गया है कि लोग नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतंत्र सरकार प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। जैसा कि आए दिन कभी लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के लिए चुनाव होता है, विधानसभा के लिए भी चुनाव होते रहता है। लोकल गवर्नेंस पे हम लोकल गवर्नेंस पे भी हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें और तो और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी। शुरुआती दौर में सरकार पढ़े लिखे पुरुषों को ही वोट देने देती थी। गांधी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और 1931 में गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में इसका विरोध किया। मैं यह कह नहीं सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसा महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा था। संसार के परिप्रेक्ष्य में यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेज इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला।
आज पॉलिटी 6 क्लास की पॉलिटी का चैप्टर 1, 2 और 3 यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें सीखी, जैसे विविधता, एकता, भेदभाव, पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद आदि के बारे में। साथ ही हमने सरकार के बारे में भी बेसिक लेवल पे पढ़ा है। अगले क्लास में हम इसे आगे आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हमारी अपकमिंग क्लास कल 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।